तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग अंगर। तो दोस्तों, सिस्टम डिज़ाइन सीखने की तरीके में आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे रेस्ट एपीआई को डिज़ाइन कैसे करते हैं और रेस्ट एपीआई आखिर होता क्या है। इन सब के बारे में आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इमेजिन करो आप एक ऐसा वेबसाइट बना रहे हैं या ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हैं जैसा नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन हो गया, स्विगी हो गया या इंस्टाग्राम हो गया या व्हाट्सएप हो गया। ठीक है। सो पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि हाउ इंटरनेट वर्क्स, फिर उसके बाद देखा था हम लोगों ने कि डीएनएस क्या होता है और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि एचटीटीपी और एचटीटीपीएस क्या होता है। तो उसमें हम लोगों ने जाना था कि फ्रंट एंड से हम लोगों को बैक एंड में रिक्वेस्ट करना पड़ता है और फिर जो रिक्वेस्ट हम लोग किए हैं वो बैक एंड हमें फ्रंट एंड साइड पे रिस्पॉन्स भेज देता है। ये चीज़ हम लोग जान चुके थे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग उसी चीज़ को आगे सीखेंगे कि भाई अब जब एक दूसरे से कम्युनिकेशन करता है एचटीटीपीएस या एचटीटीपी के थ्रू, तो किसकी हेल्प से होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तो हो गया एचटीटीपी एचटीटीपीएस से, बट उसमें बैकएंड से फ्रंट एंड में कैसे कम्युनिकेट करते हैं ये चीज़ हम लोगों ने नहीं जाना था। तो उसका आंसर है एपीआई बना के, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो दोस्तों हम लोग बैकएंड से फ्रंट एंड और फ्रंट एंड से बैकएंड को कनेक्ट करते हैं, लेकिन जो तरीका होता है वो एपीआई बनाते हैं हम लोग बैकएंड में एपीआई बनाते हैं ताकि हमारा फ्रंट एंड जो है वो बैकएंड से मतलब क्लाइंट साइड जो है वो सर्वर से कनेक्ट करे, कम्युनिकेट करे और जो हमारा सर्वर साइड है वो फ्रंट एंड से भी कम्युनिकेट करे। तो ये होता है एपीआई। हम लोग इन दोनों को कम्युनिकेट करवाते हैं एपीआई की थ्रू। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं कि एपीआई आखिर है क्या। तो जैसा मैंने पहले बताया कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस ये स्टैंड करता है। फाइन, चलो इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। आप एक रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, और वहाँ पे टेबल पे बैठ गए। अब आप मेन्यू जो बुक होगा उससे आप सेलेक्ट कर लेंगे कि भाई मुझे चिकन टिक्का लेना है, नान लेना है, जो भी चीज़ आप लोग सेलेक्ट करेंगे। तो क्या आप खुद से उठ करके किचन में जाएंगे और फिर उस कुक को बोलेंगे कि भाई मुझे चिकन टिक्का चाहिए या बटर नान चाहिए? क्या आप ऐसा काम करेंगे? या आपके पास कुछ ही देर में जैसे आप बैठेंगे टेबल या सीट पे जाके अपने, तो एक वेटर आएगा, वो वेटर आपसे आपका रिक्वेस्ट लेगा, रिक्वेस्ट लेकर के वो जाएगा, मतलब कि आपसे आपका ऑर्डर लेगा। ऑर्डर मान लो रिक्वेस्ट है, ठीक है, तो जो आप हैं वो समझ लो कि आप क्लाइंट हो, क्लाइंट मतलब फ्रंट एंड साइड में। फाइन, अब समझो, तो आप अपना रिक्वेस्ट दोगे वेटर को। अब वो वेटर क्या करेगा, वो ट्रैवल करेगा वहां से किचन तक जाके जो आपका जो कुक होगा, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लैंग्वेज में बताऊँ कोडिंग लैंग्वेज में, तो आपका सर्वर या बैकएंड, ठीक है, जहाँ पे आपका एप्लीकेशन लेयर होता है, जहाँ पे बिजनेस लॉजिक लगता है, ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट लेके जाएगा उस कुक के पास। तो ये जो वेटर का काम करता है वो हमारा इसमें काम करता है एपीआई। तो अब आप समझ गए कि हम लोग का रिक्वेस्ट फ्रंट एंड साइड से लेके जाता है बैक एंड साइड को। अब जब हमारा मतलब फूड जो है वो रेडी हो गया होगा, कुक हमारा ऑर्डर मतलब रेडी कर दिया पका के, अब वो क्या करेगा, क्या कुक लाके आपको देगा? नहीं ना। तो वो कुक जो है वो एक बेल बजाएगा या कोई अपना मेथड लगाएगा, तो उस वेटर को फिर वेटर उसके पास चला जाएगा और वो वेटर वहां से आपका ऑर्डर उठा के आपके टेबल पर सर्व करेगा। तो ये देख लो, ये जो सारा मैकेनिज्म है ये सेम चीज़ यहाँ पे काम करता है एपीआई हमारे इस फ्रंट एंड और बैक एंड जो हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है उसमें एपीआई जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दोस्तों एपीआई के बारे में बहुत सारा अगर आपको जानना है कि कैसे वर्क करता है, कैसे हम लोग एपीआई क्रिएट कर सकते हैं, तो मेरा बैकएंड सीरीज है Node.js का, वहां पे मैंने एपीआई कैसे बनता है उसमें मैंने सारा चीज सिखाया है। लेकिन आज सिर्फ हम लोग को सिस्टम डिजाइन कवर करना है और हमें बस इतना सा जानना होगा अभी के लिए कि एपीआई आखिर है क्या। तो इसमें शॉर्ट से मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपको डिटेल में जानना है तो Node.js का सीरीज में मैंने और डिटेल में बता दिया है। ठीक है, चलो आप देखते हैं कि व्हाट इज रेस्ट एपीआई। रेस्ट एपीआई के बारे में भी बहुत ज़्यादा बोला जाता है। एपीआई बहुत टाइप के होते हैं, एक होता है रेस्ट एपीआई, दूसरा होता है सोप एपीआई, बहुत सारे टाइप के होते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है वो हम लोग को रेस्ट एपीआई के बारे में पढ़ना है। जो इसका स्टैंड होता है वो रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर होता है। याद रखना, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं तो आप लोग उस टाइम बता देना रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। अब देखो ये जो एक आर्किटेक्चरल डिसाइड है एपीआई को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, स्टाइल एक एपीआई को क्रिएट करने के लिए जो हमारा 2000 में रॉ फील्डिंग द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ये याद रखना जरूरी नहीं है, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ताकि आपको पता चले। कोई पूछता तो है नहीं कि कौन बनाया कब बनाया। फाइन, बस ये ऐसे ही आपको मैं बता दे रहा हूँ, पता नहीं क्यों टाइम वेस्टिंग ऑफ टाइम। चलो,
तो रेस्ट को है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है आपका, जो जैसा कि आपसे अगर कोई बोल दे कि रेस्ट क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आप लोग सिंपल से मना कर देना, नहीं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, और ना ही एक फ्रेमवर्क है जैसे रिएक्ट जेएस फ्रेमवर्क है, और भी अदर जैसे हो जाता है स्प्रिंग बूट हो गया, ये सब इस तरह से कोई एक फ्रेमवर्क नहीं है, ठीक है। इट इज सिंपली ए सेट ऑफ रूल्स ऑफ डिजाइनिंग एपीआई। ये ना तो फ्रेमवर्क है ना तो लाइब्रेरी है, ये एक सिंपली सेट ऑफ रूल्स है जिसको यूज करते हैं हम लोग एपीआई को क्रिएट करने में, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट एपीआई। अब whenever these rules are followed we call it RESTful API। और जो रेस्ट एपीआई बनाने का जो रूल है, अगर हम लोग उसको फॉलो करेंगे तो हम लोग उसको बोलेंगे रेस्टफुल एपीआई हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या क्या रूल्स है वो हम लोग देखेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो Node.js के सीरीज में मैंने रेस्ट एपीआई के बारे में ऑलरेडी कवर कर दिया है, तो आप लोग वहां पर भी जाके और डिटेल में जान सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं क्लाइंट साइड फ्रंट एंड में रिक्वेस्ट जाता है रेस्ट एपीआई के थ्रू सर्वर को, और फिर सर्वर हमारा बैकएंड जो है वो रिस्पॉन्स भेजता है रेस्ट एपीआई के थ्रू क्लाइंट साइड को। और इसका एग्जांपल जैसे कि देखो रेस्ट एपीआई के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है गेट, उसके बाद दूसरा होता है पोस्ट, तीसरा होता है डिलीट, चौथा होता है पैच, पांचवा होता है पांचवा होता है पुट। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। चलो, तो HTTP के मेथड जो होते हैं कि भाई हम लोग बात तो कर रहे हैं, देखो एक ऐसा सिनेरियो आता है कि कोई वेब पेज लोड होता है, जैसे मान लो आप स्विगी के वेब होम पेज पे गए। अब स्विगी के होम पेज पे क्या क्या डेटा दिखाना है, तो वो सर्वर से आएगा, स्विगी के डेटाबेस, स्विगी के बैकएंड सर्वर से आएगा। तो वो सर्वर क्या करेगा, एपीआई के थ्रू डेटा भेजेगा। तो आपको गेट करना है सर्वर से, आपको डेटा गेट करना है पेज के लोड होने पे, तो आप लोग वहां पे गेट मेथड का यूज करेंगे उस एपीआई कॉल को करने का, ठीक है। तो ये देखो यूज टू फेच डेटा, जो गेट मेथड होता है वो यूज टू फेच डेटा, डेटा को फेच करने के लिए होता है, डेटा को सर्वर से लेने के लिए होता है, ठीक है। चलो अब समझ गए। एग्जाम्पल जैसे स्लैश यूजर्स है, ये क्या करेगा, पूरा का पूरा यूजर उस डेटाबेस में जो भी पड़ा होगा वो लाके फेच करके दे देंगे। तो क्लाइंट साइड जो है वो गेट यूजर रिक्वेस्ट करेगा, और फिर सर्वर जो है वो रिस्पॉन्स इस फॉर्म में आपको एरे के फॉर्म में रिस्पॉन्स कर देगा। मतलब जिस फॉर्म में भी आप डेटा को सेंड करना चाहेंगे वो आपका डेटा यहाँ पर रिस्पॉन्स में आ जाएगा। तो एक गेट मेथड हो गया जिसमें कि आपको सारा का सारा डेटा सिर्फ लेना है। अब एक दूसरा मेथड होता है पोस्ट मेथड। मान लो आप एक लॉगिन फॉर्म बनाए हो, तो यूजर से उसका यूजर नेम ले रहे हो, नेम ले रहे हो, एड्रेस ले रहे हो, और बहुत सारे इनपुट ले रहे हो। अब उस इनपुट को आपको फ्रंट एंड साइड से बैक एंड में भेजना है ताकि आप उस डेटा को डेटाबेस में सेव कर सकें, ठीक है। तो जो आप फ्रंट एंड से भेजना चाह रहे हो डेटा कुछ बैक एंड को, तो इसमें क्या हो रहा है कि आप एक नया रिसोर्स क्रिएट करना चाह रहे हो, एक नया रिसोर्स क्रिएट करना चाह रहे हो, तब उस मेथड को बोलेंगे पोस्ट मेथड। इसमें क्या होता है, हम लोग HTTP मेथड HTTP के साथ या HTTPS के साथ हम लोग रेस्ट एपीआई का यूज करके हम लोग पोस्ट मेथड कॉल करते हैं। इस पोस्ट मेथड के में हमारा एक बॉडी होता है, बॉडी में हम लोग जो भी डेटा पास करना चाहेंगे वो हम लोग पास करेंगे। कैसे पास करते हैं मैं फिर से बोलूंगा, आप लोग Node.js का ट्यूटोरियल देख लेना, आपको सारा पता चल जाएगा। लेकिन हमारा भी मेन फोकस है सिस्टम डिजाइन पे, तो हम लोग स्टिक रहेंगे अभी इसी पे, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग कि फ्रंट एंड साइड से बॉडी में डेटा सेंड कर देते हैं जो भी यूजर टाइप करता है, और फिर वो बॉडी हमारा बैकएंड सर्वर पे जाता है, और फिर वो क्या करता है एपीआई के थ्रू जाता है, और फिर वो डेटा को सेव करता है। अब जब सेव कर लिया तो क्लाइंट साइड मतलब फ्रंट एंड साइड को क्या पता रहेगा कि मेरा डेटा सेव हुआ या नहीं। तो जब तक बैकएंड जो है अब वो रिस्पॉन्स देगा कि हाँ मैंने सक्सेसफुली सेव कर लिया है उस यूजर का डेटा। तो अब क्या करेगा बैकएंड जो है वो एपीआई के थ्रू सेम मैसेज सेंड करेगा फ्रंट एंड को। तो अब हमारा फ्रंट एंड को जाके पता चलेगा, अगर यूजर जो है वो मोबाइल में देख रहा है, यूआई में देख रहा है, तो उसको पता चलेगा हाँ मेरा डेटा सेव हो चुका है, नया क्रिएट हो चुका है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे बॉडी में नेम और जॉन करके नेम पास कर रहा है, ठीक है, बॉडी में। और फिर क्या कर रहा है भाई, उसको सर्वर रिस्पॉन्स दे रहा है कि आईडी इतना, नेम जॉन और क्रिएटेड, भाई ये क्रिएट हो चुका है। तो इसका पोस्ट मेथड जो है वो क्रिएट मतलब कोई एक नया रिसोर्स, कोई एक नया डेटा अपने डेटाबेस में डालने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं पोस्ट मेथड। डेटाबेस में डालने के लिए या आपको उसका एप्लीकेशन बिजनेस लॉजिक में लगाना है तो वो सब भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ डेटा पास करना है फ्रंट एंड साइड से बैक एंड साइड को और एक नया रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे पोस्ट मेथड। अब एक तीसरा मेथड होता है पुट मेथड। इसमें क्या होता है कि मान लो आप डेटा ऑलरेडी पहले सेव कर चुके हो, जैसे मान लो कि आपने नेम जो है कोडिंग अंगर डाल के रखा था पहले, अब आप अपने मतलब अपने चैनल का जो नेम है वो चेंज करना चाहते हो, कोडिंग अंगर से लेके दानिश या कुछ और मतलब XYZ।
तब आप क्या करोगे, एक नया रिसोर्स तो आपको नहीं क्रिएट करना होगा, तब आप क्या करोगे, वहां पे उस चैनल का नेम भेजोगे बॉडी में, ताकि वो देखो कोई भी चीज आपको भेजना है तो कैसे भेजेंगे, बैकएंड साइड में, फ्रंट एंड में बॉडी में भेजेंगे और फिर वो जाएगा सर्वर पर। तो हम क्या करेंगे उस टाइम कि भाई अपने डेटा को पास कर देंगे बॉडी में, और जो जो चीज़ों को अपडेट करना है मतलब पूरे इंटायरली चीज़ को वो जाके अपडेट कर देगा। तो यहाँ पे ये जो होता है पुट मेथड, वो क्या करता है, अपडेट द एंटायर रिसोर्सेज। तो उस कंडीशन जो लगा के आप लोग फेच करेंगे डेटा को या पोस्ट करना चाहेंगे कि भाई जिसका नेम दानी कोडिंग अंगर है, बस उसी में जा करके मेरा अपडेट करो, तो वहां पे जाकर के क्या करेगा, पूरा का पूरा एक नया रिसोर्स क्रिएट कर देगा। तो वहां पे हम लोग पुट मेथड यूज करेंगे। सेम काम हम लोग क्या करेंगे, रिक्वेस्ट एग्जांपल, जैसे रिक्वेस्ट भेजेगा क्लाइंट साइड में, ये सब डेटा पे पास कर देंगे और रिस्पॉन्स में हमारा बोलेगा कि भाई ओके अपडेटेड, अब मेरा पूरा का पूरा डेटा अपडेट हो चुका है। अब एक चौथा मेथड होता है पैच। ये दोस्तों पुट से मिलता जुलता है। पुट क्यों होता है, पुट अगर किसी भी डेटा को हम लोग को अपडेट करना है, किसी एग्जिस्टिंग डेटा में जाके अपडेट करना है, बट पुट में क्या था कि पूरा का पूरा एक न्यू रेफरेंस बना देगा, ठीक है, न्यू रिसोर्स बना देगा। लेकिन पैच में क्या होता है, जैसे मान लो आपने अपना कॉलेज नेम डाल रखा है या अपना फुल नेम डाल रखा और एड्रेस डाल रखा है, ये तीनों चीज डाल रखा है। अब आपको सिर्फ जाकर के एड्रेस चेंज करना है, ठीक है, सिर्फ एड्रेस या ईमेल अपना चेंज करना है, पूरा का पूरा नया रिसोर्स नहीं क्रिएट करना है, पूरा का पूरा नया रिसोर्स को अपडेट नहीं करना है, बस कुछ एक फील्ड को ही जाके डेटाबेस में उसको चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे उस टाइम, तब हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं पैच मेथड को। पैच मेथड सेम काम है, फ्रंट एंड से अगर हमें कोई डेटा पास करना है बैकएंड सर्वर को, तो हम लोग बॉडी में पास करेंगे HTTP की API REST API के थ्रू, अब वो जाएगा बैकएंड में, बैकएंड फिर रिस्पॉन्स देगा, ठीक है मैंने अपडेट कर दिया, उसको सक्सेसफुल रिस्पॉन्स देगा। तो इस तरह से हमारा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का गेम चलता रहता है हमारे यहाँ पे HTTP मेथड्स में। अब अगर आपको कोई डेटा को डिलीट करना है, देखो हम लोगों ने देख लिया कैसे गेट करना है डेटा को, कैसे क्रिएट करना है, कैसे पोस्ट मतलब अपडेट करना है, ये तीनों हो गया। अब एक लास्ट बचता है डिलीट, कि कैसे किसी डेटा जो आपको सेव है डेटाबेस में उसको डिलीट अगर करना है, तो हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे डिलीट मेथड को। तो ये रहेगा हमारा API एंड पॉइंट, ठीक है। फ्रंट एंड साइड में हम लोग सिर्फ डिलीट जो भी हम लोग का कंडीशन होगा वो पास करेंगे, और फिर लास्ट में हमें मैसेज दे देगा यूजर डिलीटेड सक्सेसफुल, ठीक है। तो ये डेटा को डिलीट करने के लिए हमारा ये मेथड बना है। अब देखो, अब HTTPS कोड क्या है? HTTPS codes are the responses from the server that tells the client whether the request is successful or not. देखो अभी तक में जितना भी हम लोगों ने देखा कि फ्रंट एंड साइड से बैक एंड साइड को रिक्वेस्ट जाता है, ठीक है, और फिर वो रिस्पॉन्स फिर वो काम करके वो बैक एंड सर्वर जो है वो फ्रंट एंड को रिस्पॉन्स भेजता है। ये चीज़ तो समझ गया कि रिक्वेस्ट जाता है इधर से और वो रिस्पॉन्स आता है उधर से। अब फ्रंट एंड साइड कैसे पता लगाएगा कि जो रिस्पॉन्स भेजा है बैक एंड सर्वर वो मेरा सक्सेसफुल हुआ है या फेल हो गया? होता है ना कभी कभी कि अगर हम अपडेट करना चाहें और मेरा सर्वर डाउन है तो उस टाइम हम लोग का फेल हो जाता है, या कोड क्रैश कर गया तो हम लोग का अपडेट नहीं हो पाया तो हमारा फेल हो गया, या कोई एक नया मतलब यूज़र को लॉगिन नहीं करवा पा रहे हैं कि कोई सर्वर डाउन है, लोड बैलेंसर लगा करके अगर हमारा मतलब लोड बैलेंसर में कुछ इशू आ गया तो उस टाइम क्या होगा, हमारा बैकएंड जो है वो फेल हो जाएगा, मतलब वो डेटा को अपडेट नहीं कर पाएगा, सेव नहीं कर पाएगा, क्रिएट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो फ्रंट एंड साइड को कैसे पता चलेगा कि मेरा डेटा सक्सेसफुली हुआ है या मेरा डेटा फेल हो गया है अपलोड होने में, या कोई इशू है इस API कॉल को होने में? तो हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं HTTPS स्टेटस कोड। और ये स्टेटस कोड बहुत तरह के होते हैं, मतलब 5 कैटेगरी में बांटा गया है, 100 के कैटेगरी में, 200 के कैटेगरी में, 300, 400 एंड 500 के कैटेगरी में बांटा गया। अब जो 100 है वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए होता है, जैसे कि रिक्वेस्ट रिसीव हो गया या कंटिन्यू प्रोसेस, ये उतना यूज़ नहीं होता है। मतलब आज तक मैंने अपने जितने भी एक्सपीरियंस हो गया है मेरा, जो भी मैंने इतने लाइव प्रोजेक्ट पे काम किया है, इस 100 स्टेटस कोड पे कभी मैंने कोई भी एक API कॉल नहीं किया है, ठीक है। हाँ, जो 200 स्टेटस कोड होते हैं, जो 200 फैमिली के होते हैं, उसका हमेशा यूज़ होता है। वो क्या होता है कि आपका कोई एक सक्सेसफुल रिक्वेस्ट हो गया, जैसे आपने क्रिएट किया कोई एक नया डेटा रिसोर्स क्रिएट किया तो उस टाइम आपका सक्सेसफुल हो गया, तो आप लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे 200 का। फिर उसके बाद और भी 200 में बहुत सारे होते हैं, जैसे कि सक्सेसफुल क्रिएट होने पे ओके अगर करना है, जैसे डेटा को फेच कर रहे हैं तो आपका डेटा सक्सेसफुल आ गया तो आप लोग वहाँ पे 200 ओके यूज़ करेंगे। अगर आप डेटा क्रिएट कर रहे हैं, जैसे पोस्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं एक नया रिसोर्स क्रिएट करने में, तो आप लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे 201। अब अगर कोई कंटेंट नहीं आया है, ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे 204। इसी तरह से 300 के लिए भी होता है। 300 में है कि मान लो पहले वेबसाइट का जो
एपीआई कॉल हो रहा था, किसी दूसरे एपीआई कॉल पे हो रहा था, ठीक है, एंड पॉइंट पे होगा, अब वो एंड पॉइंट चेंज हो गया या ये वेबसाइट का यूआरएल चेंज हो गया, तो आपको यूजर को रीडायरेक्ट कराना होगा जो अभी वर्किंग है। जो बंद पड़ा है उस पे तो आप उस पे तो अगर यूजर आएगा तो आपका एप्लीकेशन कुछ काम नहीं चलेगा। तो आपको क्या करेगा, आपको क्या करना होगा कि आपको उस बंद पड़े एप्लीकेशन से रीडायरेक्ट करा के उस मतलब जो वर्किंग है अभी आपका एप्लीकेशन उस पे ले जाना होगा। तो उसके लिए हमारा यहाँ पे यूज होता है 300 का फैमिली कोड। तो 301 जैसे मूव परमानेंटली, कि आपने पूरा परमानेंटली मूव कर दिया। 302 की फाइन नहीं हो पा रहा है, जो पहले एपीआई कॉल था, जो मतलब एपीआई एंड पॉइंट बना हुआ था, उसके बाद नॉट मॉडिफाई। और 400 के लिए क्लाइंट एरर, मतलब अगर कुछ क्लाइंट साइड से कुछ गलत हुआ है, जैसे कि डेटा कुछ गलत आ गया है, ईमेल का जो फॉर्मेट होता है गलत ईमेल फॉर्मेट में आया डेटा, तो आप लोग वहाँ पे मतलब जो भी गलती किया जाएगा क्लाइंट साइड के द्वारा, मतलब फ्रंट एंड साइड में अगर कोई डेटा गलत भेजा है तो हम लोग वहाँ पे 400 क्लाइंट साइड का यूज़ करेंगे। और वैसे ही अगर कोई सर्वर का अगर इशू है तो हम लोग 500 फैमिली कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। सर्वर अगर हमारा फेल करता है कोई भी रिक्वेस्ट को करने में, जैसे सर्वर अगर डाउन हो गया तो उस टाइम हम लोग उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर और भी आपको इसके बारे में डिटेल में जानना, तो मैं फिर से बोलूँगा आप लोग बैकएंड में वो जाकर के वीडियो देख लेना, कैसे क्या HTTP मतलब API होता है और हम लोग कैसे APIs क्रिएट करते हैं, तो वो आप लोग और डिटेल में जान जाएंगे। लेकिन अभी हम लोग का, क्योंकि मैं बार बार ये बोल दे रहा हूँ, मुझे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि सिस्टम डिज़ाइन पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।